आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। रियासत जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर में इन दिनों हो रही बर्फबारी से सरमा का मौसम अपने शबाब पर है। चार जानिब सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आती है, लेकिन इस ठंडे मौसम में भी रियासत की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ा है। हालिया दिनों रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। 2 दिन पहले ही गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के एक वफ्द से मुलाकात की थी। इस वफ्द में हुर्रियत लीडर भी शामिल थे। मलिक ने कहा कि रियासत के अवाम बशमूल हुर्रियत लीडरों के मसाइल हल करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत से जहां तक सियासी मुज़ाकरात का मामला है वो तो मरकजी हुकूमत ही करेगी। सत्यपाल मलिक ने फौजी सरबराह के मौकिफ की हिमायत करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान अगर हथियार डालकर असल धारे में शामिल होना चाहते हैं तो जरूर उनकी मदद की जाएगी। गवर्नर सत्यपाल मलिक के इस बयान पर सियासी पार्टियों का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। पूरी रिपोर्ट हमारी इस मसले पर आप देखिए और उसके बाद तफसील से इस इशू पर हम बात करेंगे। जन्नत नजीर कश्मीर में इन दिनों सदराज का निफाज है। मौसम की सितम ज़रीफी के अलावा यहां के अवाम को बहुत से मसाइल का सामना है। गवर्नर सत्यपाल मलिक बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए रियासत के नज़्म-ओ-नस्क को चला रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और राजभवन के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू करने के तहत गवर्नर मलिक ने कहा कि अलहदगी पसंद लीडरों को अगर किसी जगह जुल्म या नाइंसाफी के बारे में पता चले तो सीधे मुझसे राब्ता करें। गवर्नर ने मजीद कहा कि बेशक हुर्रियत लीडरों और मेरे नजरिए में बहुत फर्क है, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मुझे बाहरी या अजनबी न समझा जाए। मंगल के रोज गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के एक वफ्द से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में मलिक ने अवाम के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और साथ ही कहा कि अगर रियासत और खासकर कश्मीर में किसी के साथ भी ज्यादती होगी तो वो उनकी मदद करेंगे। गवर्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में हुर्रियत लीडर भी शामिल थे। उसमें बातचीत की बात नहीं है। बात यह है कि कोई आदमी मुझे एक डेलीगेशन में मिलने आए थे, जो व्यापारियों का डेलीगेशन था श्रीनगर और जम्मू के। तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि जाति बहुत हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ हो रही है, मुझे बताओ, बताओगे तो मैं पता कराऊंगा। खैर उसको कोई ऑफेंड पता नहीं था, तो मुझे ही बताया गया कि वो हुर्रियत से संबंधित आदमी था और हुर्रियत के बयान भी आते रहते हैं, जाति हो रही, जाति हो रही। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वो मुझे एलियन ना समझें, पराया ना समझें। अगर आपको कहीं कुछ दिखता है तो आप मुझे बताएं। मैं अपनी फोर्सेस के पूरे साथ हूं, उनके पीछे हूं, फौज, पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ। लेकिन अगर कहीं जाति वो करते हैं तो उसके लिए मैं तैयार हूं कि उसकी जांच कराऊं और जिसके साथ जाति हुई उसे न्याय दिलवाऊं। तो हुर्रियत के लिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आई एम अवेलेबल टू यू। आप मुझे बता सकते हैं कहाँ कहाँ जाति हुई है। और ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये तो सिर्फ मैं अपने आप को चूंकि आम आदमी के लिए अवेलेबल किया है तो उनके लिए भी कर रहा हूं कि आप कोई बात हो तो मुझे बताएं। हुर्रियत के लोग सीनियर लोग हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। बातचीत तो सेंटर, देखिए पॉलिटिकल बातचीत तो सेंटर के हाथ की चीज है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे पास उसका मैंडेट है। लेकिन उनको कहीं कोई जाति दिखती है या कोई डेवलपमेंट का भी इशू है या कोई उनका अपना भी इशू है, उस सब के लिए मैं अवेलेबल हूं। इस बीच कश्मीर में रियासती गवर्नर के बयान पर चेमेगोइयां भी शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ हलकों से इस पर रद्द अमल भी जाहिर किया जा रहा है। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि गवर्नर को चाहिए कि वो जो भी बात कहें उस पर कायम रहें। वो गवर्नर सत्यपाल के हुर्रियत लीडरों के साथ बातचीत के सिलसिले में दिए गए बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। गवर्नर साहब इस वक्त स्टेट और सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि बहसीत गवर्नर, बहसीत मरकज का नुमाइंदा, जब वो कोई बात कहें उस पर फिर कायम रहे। वरना पिछले 4-5 महीने से देखा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले थे, चाहे करप्शन के मामले थे, चाहे जेके बैंक का मामला था, और इन चीज़ों में एक स्टेटमेंट वो देते हैं और 8 दिन के बाद में कोई ना कोई यू टर्न लेते हैं। तो इसमें इस तरह के इश्यूज़ में जब तक एक कंसिस्टेंसी, जब तक एक सही इरादा ना हो, और वरना खाली स्टेटमेंट
ये स्टेटमेंट बाजी तक ही रहते हैं, उससे भी फिर लोगों में एलिनेशन बढ़ती है, लोगों में नाराजगियां बढ़ती हैं। कश्मीर के हालात को लेकर गवर्नर सत्यपाल मलिक संजीदा नजर आ रहे हैं। ऐसे में हुर्रियत समेत तमाम धड़ों को बातचीत की मेज पर आकर मसले कश्मीर के हल के लिए कोई रास्ता निकालना होगा, ताकि जन्नत नजीर कश्मीर के अवाम भी खुली फजा में जिंदगी गुजार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने जो बयान दिया है कि अगर किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई नाइंसाफी किसी के साथ हो रही है, खासतौर से उन्होंने हुर्रियत लीडरों को एक तरह से कहा कि अगर कोई परेशानी है तो राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं और कभी भी मुझे फोन किया जा सकता है, आप मेरे राजभवन आइए और मुझ तक अपनी जो परेशानियां कम से कम वो पहुंचाइए और उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि गवर्नर साहब को इस वक्त उनके इस बयान को मसलहत समझा जाए या वक्त की जरूरत समझा जाए। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ शेष नारायण सिंह साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं जुड़े हुए हैं। कर्नल तेज तिक्कू साहब दिफाई उमूर के माहिर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सलमान निजामी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। ताहिर सैयद एडिशनल तर्जुमान हैं पीडीपी के। और अनिल शर्मा साहब लीडर हैं बीजेपी के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले ताहिर सैयद साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, मुझ तक पहुंचाया जाए और मैं उस पर काम करूंगा। मैं देखूंगा कि आखिर परेशानी कहां पर है, मसला कैसे हल किया जा सकता है। गवर्नर साहब के इस बयान को कैसे देखा जाए वादी के हालात को देखते हुए? गवर्नर साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है जी, जो उन्होंने आउटरीच करने की कोशिश की है हुर्रियत लीडर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि हमें लगता है कि एक वेलकम स्टेप है। लेकिन इसके साथ साथ जो है गवर्नर साहब को हमारी जो यहाँ के जो मिलिटेंट्स की जो फैमिलीज हैं वहां तक भी आउटरीच करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके क्योंकि उनको जो हिरासा किया जा रहा है, उनके जो आए रोज जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसके अलावा जो उनके जो नेबर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो इससे एक एलिनेशन का एक माहौल एक बन जाता है। गवर्नर साहब को सबसे बड़ी चीज जो है उस चीज को इस वक्त एड्रेस करना चाहिए। ताहिर सैयद साहब, अभी मुझे लगता है कि 20 दिन पहले पुलवामा का मामला है, अगर जो गवर्नर साहब के जहन में एक चीज आई थी, उन तक एक बात पहुंची थी और उस पर उन्होंने एक्शन लिया था। 20 दिन पहले का सिर्फ मामला है ताहिर सैयद साहब। मैं आपको वही बात दोहरा रहा हूं। आप मेरा जवाब जो है वो मुकम्मल सुन लीजिए आप जी। दूसरी बात जो है कि अगर कहीं पर भी कोई किलिंग होती है, उस किलिंग की वजह से अगर कहीं पे 1 मिलिटेंट मरता है, 2 मिलिटेंट मरते हैं, तो उसके जो रिएक्शन में जो है 4 लोग और बंदूक उठाते हैं। उसके रिएक्शन में जो है उनके नेबर्स को जो है वो हिरासा किया जाता है। उसके पूरे जो एरिया में जो है वो एलिनेशन बढ़ जाता है और लोग जो है बच्चे जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चे फिर बंदूक भी उठाते हैं, आयरोस किलिंग्स भी हो रही है। वो चीजें बंद होनी चाहिए, वहां तक आउटरीच करने की जरूरत है। जहां तक गवर्नर साहब के स्टेटमेंट का हुर्रियत का सवाल है जी, देखिए गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब राजभवन को अगर चाहते हैं, अगर गवर्नर साहब चूंकि यहां पे इस वक्त दिल्ली के नुमाइंदे हैं, तो गवर्नर साहब जो है राजभवन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ब्रिज जी। अगर वो इतनी कोशिश करना चाहते हैं तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। अगर क्योंकि बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकलेगा। हम बार बार कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, हुर्रियत से बात होनी चाहिए। यही हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस में भी लिखा था। यही हमारी जो पार्टी की जो बुनियादी जो पॉलिसी है, जो हमारी कोर पॉलिसी पीडीपी की है, वो यही है कि बातचीत के जरिए जो है तमाम मसाइल का हल होगा। ठीक है। अनिल शर्मा जी, जो बातें ताहिर सैयद ने कही, उन्होंने कहा कि बातचीत से ही मसले का हल होगा और हुर्रियत से भी बातचीत होनी चाहिए। जो धड़े हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सत्यपाल मलिक साहब ने जो बयान दिया है, जो कदम उठाया है, उसकी एक तरह से उन्होंने शुरुआत कर दी है, जो बातें ताहिर सैयद ने कही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो कहा है वो अपने आप में जो है वो सही कहा है कि रियासत के अंदर उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि मेरे
गवर्नर हाउस के दरवाजे जो है हर शख्स के लिए जो है वो खुले हुए हैं। और जो हुर्रियत वाले हैं वो भी तो जम्मू कश्मीर के ही बशिंदे हैं। तो उस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि गवर्नर साहब ने जो कहा है उसमें कोई गलत नहीं है। वो एक पहल गवर्नर साहब की तरफ से जो है एक पहल हो सकती है, अच्छी पहल हो सकती है, बशर्ते कि अगर हुर्रियत वाले भी इस चीज को पॉजिटिव वाली जो है वो ले, अगर पॉजिटिव तरीके से इसकी चीज को ले तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब की इस जाहिर सी बात है कि ताली दोनों हाथ से बजेगी, जो है ताली दोनों हाथ से बजेगी। अगर गवर्नर साहब ने पहल की है तो उस पर हुर्रियत वालों को भी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी उस पर पहल करनी होगी, निकलकर सामने आना होगा, उनको भी पहल करनी होगी, उनको भी पहल करनी होगी। और ये पहल जो है ये कश्मीर की खुशहाली के लिए पहल होगी। आज गवर्नर साहब ने जो बात कही है तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ जो है कश्मीर के जो भी अलगाववादी लीडर हैं, जो भी हुर्रियत के साथ कंसर्न रखने वाले लोग हैं, जो भी और भी जो जूथ जो नाराज जूथ है, जो खफा है, उस जूथ को भी ये चीज गवर्नर साहब की समझनी चाहिए कि अगर गवर्नर साहब ये चीज कह रहे हैं तो हमें भी गवर्नर साहब की बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है, जम्मू व कश्मीर जो है ये एक जो हम कह सकते हैं कि धरती पे एक स्वर्ग है। तो इस स्वर्ग को असल में स्वर्ग बनाने के लिए जो है कुछ चीजें जो है कश्मीर के रहने वाले लोगों को भी आगे आके करनी होगी। बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस ने वेलकम तो किया गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के इस बयान का, लेकिन साथ साथ में जीए मीर ने यह भी कहा कि गवर्नर साहब को अपने बयान पर कायम भी रहना चाहिए। वो बयान भी देते और अपने बयान को एक तरह से भूल भी जाते हैं। अबू भाई, निश्चित तौर पे जिस तरह से पिछले दृष्टांत को आप देखें, गवर्नर साहब का रोल या भाजपा का रोल या पीडीपी और भाजपा के पुराने जो संबंध थे और अलायंस ऑफ एजेंडा था, किस तरह से सारे एजेंडे में पहले बीजेपी क्या कहती रही, 370 बाकी इशू पर आई, बाद में क्या हुआ, जस्ट अपने विरोधियों के साथ पीडीपी के साथ सरकार बनाई और क्या लोगों को भ्रम फैलाया कि हम चाहते हैं कश्मीर की अच्छाई, हम सब चाहते हैं कश्मीर की अच्छाई, हम सब चाहते हैं कि कश्मीर में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जिंदा हो। हमने ये करने का प्रयास किया। कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें थी या गठबंधन की सरकारें थी, हम सब ने प्रयास किया कश्मीर में पुनः वो कश्मीर की जो खूबसूरती है लौटे। लेकिन जब ये दो विरोधी विचारधाराओं के लोगों ने आपस में समझौता किया और जिस तरह से सरकार 3.5 वर्ष तक चलाई, सिर्फ सत्ता की चाशनी चूसते रहे, कश्मीर की समस्याओं से इन्हें कोई लेना देना नहीं था, जिसका नतीजा हुआ कि पुनः कश्मीर में वो आतंकवादी गतिविधियां किसी न किसी रूप में बढ़ना शुरू हुआ। नहीं, लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से बयान आया है, कांग्रेस का जिस तरह से रिएक्शन है अजय उपाध्याय जी, क्या कांग्रेस को वेलकम नहीं करना चाहिए था? देखिए, वेलकम तब की जाती है जब आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, आपकी कथनी और करनी में अंतर न हो। कम से कम एक पहल की है, कम से कम एक पहल हुई है। कैसे गवर्नर साहब, अजय उपाध्याय जी, कम से कम गवर्नर साहब ने एक पहल की है, उस पहल का वेलकम किया जाना चाहिए था। देखिए, वेलकम यदि आप अच्छा इनिशिएटिव कश्मीर के हित में कोई भी पार्टी, मैं तो ये मानता हूं और कांग्रेस पार्टी सदैव मानती है, शालीनता के साथ, ये अभिनम्रता के साथ आपके इस चैनल पे स्वीकारती है, कश्मीर का हित, कश्मीरियत की रक्षा, कश्मीर में जमहूरियत की रक्षा, चाहे कोई भी पार्टी, मेरी विरोधी पार्टी भी करने को तैयार हो तो हम लोग उसके साथ है, बशर्ते ईमानदारी हो। ये दिखावा नहीं, सिर्फ सियासत नहीं और राजनीतिक सिर्फ लाभ लेने के लिए नहीं हो। कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो सियासत का मुद्दा नहीं है, भाजपा और कांग्रेस और पीडीपी और एनसी का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा। ठीक है, अनिल शर्मा जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। मैं फिर सलमान निजामी आपके पास भी आता हूं। के साथ जी अनिल शर्मा जी, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। आनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ठीक है उपाध्याय जी, बात कंप्लीट हो गई आपकी। लेकिन अनिल शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, रिएक्शन जी। 10 सेकंड, सिर्फ 10 अनिल शर्मा जी, देखिए सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिए। ठीक है, बात पूरी कर रहा हूं कि साथ में जो लोग संविधान को, हमारे भारत के तिरंगे को मानने वाले जो कांग्रेस उनके साथ कह रहे हैं, मैं इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब गवर्नर साहब ने एक पहल की है कश्मीरियत के लिए, कश्मीर की आवाम के लिए एक पहल की है,
तो क्यों ना कश्मीरी अवाम को भी जो है कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए था कि अगर एक गवर्नर साहब की तरफ से एक अच्छी पहल है, इस पहल को पॉजिटिव देखते हुए जो है एक मैसेज जो है कांग्रेस को भी देना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि जहां हमेशा कांग्रेस ने जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से की है। इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स अजय उपाध्याय ये तो सच्चाई है कि कम से कम जब एक पहल हुई, जो मैं पहले कह रहा था कि एक पहल हुई है, कम से कम उसका वेलकम किया जाना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से। साहब स्वागत तो पूरी तरह से की जाएगी, स्वागत तब होगी ना जब आपके दिल में, आपके नियत में खोट ना हो। आप नियत में खोट है। ठीक है, मैं इसी इशू पर सलमान निजामी साहब के पास जाना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, आपने गवर्नर तमाम पार्टियों ने वेलकम किया गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब के बयान को, लेकिन कांग्रेस इस बयान के नियत पर ही एक तरह से सवाल उठा रही है। नुमाइंदे हैं प्रधानमंत्री जी, वो सज्जाद लोन को मनाना चाहते थे, जिनके पास सलमान निजामी साहब 2 लोग हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कौन लोग हैं वो लोग। अजय उपाध्याय, बात पूरी हो गई। मैं आपके ही बात को आगे बढ़ा रहा हूं। दिया है अजय उपाध्याय जी, बात आपकी पूरी हो गई। मैं सलमान निजामी के पास जा रहा हूं। सलमान निजामी साहब, अजय उपाध्याय जी, या कांग्रेस ने जिस तरह से जीए मीर का बयान आया, उन्होंने कहा कि बातें तो अच्छी कही हैं सत्यपाल मलिक साहब ने, गवर्नर साहब ने, लेकिन अपने बयान पर गवर्नर साहब को कायम रहना चाहिए। एक तरह से नियत पर ही सवाल उठा दिया कांग्रेस ने। देखिए, उन्होंने भी सही कहा, क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, गवर्नर साहब ने जब से ही चार्ज लिया है, वो तो एक दिन में एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। और हैरानगी की बात यह है, जो हमारे बीजेपी के मित्र यहां बैठे थे, मैंने तो उनको आज पहली बार देखा यहां। आप देखिए 2014 चुनाव के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का यह था कि हम हुर्रियत, इनका जो एजेंडा ऑफ अलायंस में यह था कि हम बातचीत करेंगे, उसमें तो है था नहीं। तो आज ये बहुत शाबाशी दे रहे हैं गवर्नर साहब को कि हम हुर्रियत जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। हम चिल्ला चिल्ला के पिछले 4 सालों से बोल रहे हैं, चाहे उसमें उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, पूरा विपक्ष। जो कत्लेआम कश्मीर में हुआ वो किस वजूहात पे हुआ? हमारे 250 से जायद बच्चे जिन्होंने जिनकी हलाकत हुई वो किस बुनियाद पे हुई? हम हाथ जोड़ के इनको बोलते थे कि हम आपको ताउन देंगे, आप बातचीत करिए, आप इनको, ये तो स्टेक होल्डर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कत्लेआम हुआ, आज जब सिचुएशन 1990 से वर्स्ट हो गई, और आज सत्यपाल जी कह रहे हैं, लेकिन सलमान निजामी साहब, अगर डायरेक्टली है, सलमान निजामी साहब बीजेपी की सुबह का भूला हुआ शाम को अगर लौट आता है, सलमान निजामी साहब, अगर देर से ही यह बयान दिया गया, लेकिन अगर बयान दिया गया है तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस इसे वेलकम नहीं करती है तो मेरे हिसाब से सही मैसेज नहीं जाएगा। सेंट्रल लीडरशिप से पूछिए आप कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको दावे से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बीजेपी का दिल्ली में कोई भी स्पोक्स पर्सन इसको एडोर नहीं करेगा। वो सत्यपाल जी को अगर साथ दें इस स्टेटमेंट पे, मैं कहता हूं कि वो चैलेंज करता हूं दिल्ली के जितने भी स्पोक्स पर्सन है भाजपा के, वो इसको साथ दें। वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये दिल्ली में एक भाषा कहते हैं और जम्मू कश्मीर में एक भाषा होती है। इन्होंने 4 साल में हुर्रियत को स्टेक होल्डर ही नहीं कंसीडर किया, ये तो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तो आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम हुर्रियत को दावत देते हैं? और हुर्रियत का व्यक्ति आपके गवर्नर साहब से मिलता है, आपको मालूम नहीं होता उसका बैकग्राउंड क्या था, और आज आप बात करने के लिए राजी हैं। जब हम आपको बोल रहे थे कि आप बात करिए, खुदारा लोगों का कत्लेआम नहीं करिए, उस वक्त आपने हमारी नहीं सुनी। तो आज अगर आपने हमारी उस वक्त सुनी होती तो आज हमने जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर होते। शेष नारायण सिंह जी, वो जिस तरह से सलमान निजामी भी इस बयान पर सवाल उठा रहे हैं, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शेष नारायण साहब, जो बयान गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने दिया है, ये कोई मसलहत हो सकती है उनकी, इसके पीछे कुछ मसलहत हो सकती है, या वक्त की जरूरत, जिस तरह के हालात वादी कश्मीर में हैं? भाई, उस रियासत के वो सदर हैं, वो वहां के गवर्नर हैं, उन्हीं के नाम पे हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग हम नहीं शुरू कर रहे हैं, तो ये मुगालता तो पालने की जरूरत है नहीं कि वो पॉलिटिकल, क्योंकि तमाम हुर्रियत में
मुकामी जो परेशानियां लोगों की हैं उन परेशानियों को ठीक करने के लिए वो करें, आइए अगर कोई ऐसी बात है तो हम आपसे बात कर लेंगे। वो जो हाकिम मौका हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है और ये लोग उसको पॉलिटिकल डायलॉग माने बैठे हैं। पॉलिटिकल अच्छा, दूसरा हुर्रियत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के एजेंट हैं। तो अब वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अगर आप बीच में मिडिलमैन हैं तो वो बात तो दिल्ली से होगी। और एक और बात कि अब तक वहां पे गवर्नर जो थे फौजी अफसर या IAS वाईएस टाइप लोग होते थे तो उन लोगों को तो एकदम सांचाबद्ध सोच होती थी। सतपाल मलिक बाकायदा एक पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने कश्मीर को बहुत करीब से देखा है, बहुत समझा है और पिछले 50 साल से सियासत में हैं वो। और तमाम जो बातें हुई हैं तो वो इसको समझते हैं अभी कदम बाकदम का स्टेप है। साफ साफ उन्होंने कहा है कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं मैं शुरू कर रहा हूं, कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है। तो कहां ये लोग टूट पड़े हैं कि वो पॉलिटिकल डायलॉग शुरू किया, उस पर अड़े रहे। उन्होंने यही कहा है कि भाई अगर आपको कोई समस्या है तो आइए, और अगर गवर्नर ऑफ स्टेट ये नहीं करता तो जो ये IAS वाले गए थे, आपको एक मालूम है गवर्नर ने मीरवैज के जनाजे पे गोली चलवा दी थी उसने। तो उस तरह के गवर्नरों की आदत जिनको पड़ी हुई है, वो पॉलिटिशियन है, वो एकदम क्लियर कट बात कर रहे हैं कि आप लोग आइए, जो मुकामी परेशानियां हम हल करेंगे, बाकी अगर आप पाकिस्तानी एजेंट के रूप में ऑपरेट करेंगे तो दिल्ली से बात करनी होगी। यही तो साफ साफ कहा उन्होंने। बिल्कुल कर्नल तेज तिक्कू साहब, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अलहदगी पसंदों जिस तरह का जो बयान गवर्नर साहब का है, क्या लगता है कि एक तरह से सीधे सीधे उन्होंने अलहदगी पसंदों को एक मौका दिया है बातचीत का कि निकलकर सामने आइए और जो दूरी है राजभवन की और अलहदगी पसंदों की या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, उसे कम करने की कोशिश की है गवर्नर साहब ने? देखिए, सबसे पहले एक बात आप लोगों को मतलब हम सबको समझनी पड़ेगी कि कश्मीर में सर्दी के मौसम में खासकर इस साल की सर्दी बहुत ज़बरदस्त हुई है। वहाँ पर बर्फ़बारी बहुत हुई है और राजधानी जम्मू शिफ्ट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है कश्मीर में रिस्पांस हमेशा से ऐसा रहा है कि सर्दी के मौसम में रिस्पांस बहुत ही स्लो और कम होता है, जिस वजह से लोगों को बहुत तकलीफें पहुँचती है। सही। तो इस वजह से पहली बात तो ये है, गवर्नर साहब ने ये बोला है कि भाई हमें आप आकर बता दीजिए आपको क्या तकलीफ है। अगर एलिलेशन लोगों का इसलिए है कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपसे ज़बरदस्ती करते हैं तो आप वो मेरे पास आकर बता दीजिए। लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये बात कही कि अगर पॉलिटिकल डायलॉग है तो मेरा कोई मैंडेट नहीं है। उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किया, मेरा कोई मैंडेट नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन ये बात भी है कि उन्होंने ऐसी बात करके एक थोड़ा सा रास्ता तो खोल दिया हुर्रियत के लिए कि वो आकर बातचीत, गवर्नर से ही बातचीत करे, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए ही बातचीत करें, लेकिन दरवाज़ा तो खुल गया है। तो इसकी पॉलिटिकल अहमियत भी है। बिल्कुल। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक पॉलिटिकल गवर्नर है वहाँ पर, और जैसा अभी बताया गया कि पहले वहाँ पर या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के होते थे या रॉ के होते थे या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते थे, जिनको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब आपके पास एक बिल्कुल 50 साल की एक्सपीरियंस वाला एक पॉलिटिकल पर्सन है, तो पॉलिटिकल पर्सन को मालूम है कैसे रास्ता बनाना है आगे। मैं मानता हूँ कि हुर्रियत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और बाकी पार्टीज को भी इसका वेलकम करना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकली इसकी सिग्निफिकेंस देखें, मुझे तो नहीं लगता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, लेकिन अगर ऐसा है तो थोड़ा सा रास्ता खुल गया। हुर्रियत को गवर्नर साहब से बातचीत करनी चाहिए और ये बिल्कुल एकदम से बातचीत नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि सेंटर और हुर्रियत के बीच में इतनी दरार पैदा हो गई है कि उनको आप एक दूसरे के आमने सामने लाने में ही बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि एक थोड़ा दरवाजा खुल गया है। दूसरा, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बोला कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो अपनी बात से पलट जाते हैं। ये हो सकता है ये ठीक है, ये उन्होंने बात ठीक कही है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं तो पहल करनी है।
तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी बोला गया कि भाई पीडीपी और बीजेपी के टाइम में हालात खराब हो गए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय है नहीं, हालात बहुत खराब हुए, लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि बीजेपी तो पहली बार हुकूमत में आए, पिछले 30 साल से वहाँ इंसर्जेंसी चल रही है, तो वो उसको किसने पैदा किया? तो ये मेरे ख्याल से अगर हम कश्मीर की भलाई देखना चाहते हैं, कश्मीर की आवाम की भलाई देखना चाहते हैं, स्टेट को हम पीसफुल बनाकर कश्मीर को दोबारा से एक जन्नत की जगह बनाना चाहते हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि ये द्विपक्षीय पॉलिटिकल स्लग फेस्ट उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, अजय उपाध्याय, आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं, आप जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे फिर कॉमर्शियल ब्रेक पर भी आना है जी। दो बातें हैं। शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार बुद्धिजीवी हैं और अभी हमारे पैनलिस्ट डिफेंस एक्सपर्ट, दोनों ने ये बात तो स्वीकार ही ली, इन लोगों के विश्लेषण से बात आ गई सामने कि राज्यपाल साहब का जो ये स्टेटमेंट है इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो नॉर्मल सी एक सतही बातें उन्होंने कर दी है। मतलब इतने बड़े इशू पर भी यदि आप सतही बातें नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही कि ये एक शुरुआत है, तो इसलिए इनिशिएटिव है, ये सतही बात नहीं है, ये एक शुरुआत है, इस एजेंडे से बाहर हो गया पहली बार। नहीं बेकार बात कर रही है, गंभीर बात है, तो बात इस लेवल की गंभीरता से होनी चाहिए। लेकिन अजय उपाध्याय जी, जैसा कि अभी कर्नल तेज तिक्कू साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, बात नहीं है, ये एक शुरुआत भी है। इस तरह से गवर्नर जैसे पद पे बैठे हुए जो राज्य चला रहे हैं, यदि वो भी गंभीरता से नहीं ले रहे, हुर्रियत से क्या बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, तो करीब आने के लिए एक दरवाजा खुला है अजय उपाध्याय। ये भी पता है अजय उपाध्याय, अभी तक तो हुर्रियत से बातचीत भी नहीं हो रही थी, अब एक ऑप्शन दे दिया है गवर्नर साहब ने। कश्मीर की समस्या के निदान के लिए नियत साफ होनी चाहिए। 4 वर्षों में वो नियत कहीं भाजपा की दिखी नहीं, सिर्फ सियासत दिखी, जैसे आप सत्ता पाना उद्देश्य रहा, इसलिए आपकी नियत इतने बुरे हालत में आया। चलिए ठीक है, अब लेकिन इतना तो जरूर है, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं सलमान निजामी साहब लौट कर आता हूं, ताहिर सैयद आपके पास भी मैं आता हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक कदम गवर्नर साहब चले हैं, अब बारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है कि वो भी आए और तभी बातचीत से ही बात बनेगी और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अमन लौट कर आ सकता है। लेकिन बारी गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने एक तरह से अपनी तरफ से पहल कर दी है कि अगर किसी को कोई परेशानी, खासतौर से उन्होंने हुर्रियत लीडरों को खिताब किया और कहा कि अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कहीं पर कोई नाइंसाफी होती है, तो राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, मुझसे कभी भी कोई भी मिल सकता है और अपनी शिकायतें और परेशानियां मेरे सामने रख सकता है। जाहिर सी बात है कि यह एक शुरुआत है सत्यपाल मलिक साहब की तरफ से। अब इस पर देखना यह अहम होगा कि हुर्रियत की तरफ से क्या कुछ होता है, क्या जवाब मिलता है। कुछ खास मेहमान बैठे हुए, मैं उन्हीं से इस इशू पर बात कर रहा हूं लगातार। सलमान निजामी साहब, ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि एक तरह से गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने अब गेंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों के पाले में डाल दी है। अब देखना यह अहम होगा कि हुर्रियत के लीडर क्या कुछ करते हैं, उनका जवाब क्या कुछ होता है। देखिए, हमने इसको अपोज कभी नहीं किया, हम तो हुर्रियत को स्टेक होल्डर्स मानते हैं। पिछली सरकारों में, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे वो मनमोहन जी की सरकार हो, उसमें भी हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए बहुत कोशिशें की और कुछ कोशिशों में हम कामयाब भी हुए और नाकाम भी हुए। ऐसे ही जो हालात बिगड़े कश्मीर में, चाहे जैसे ही बीजेपी और पीडीपी ने सत्ता संभाली, तो हालात जब बिगड़े, हुर्रियत जो है एकदम से माहौल खराब हुआ और उस वक्त से अपोजिशन लीडर्स का यही मुतालबा था कि आप इनको स्टेक होल्डर्स मानिए और इनसे बातचीत करिए। काफी मसाइल होते हैं, यही नहीं कि हम तो हुर्रियत को एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि उनके भी पीछे लोग हैं, उनके भी मसले मसाइल हैं। ये ठीक है, अगर आपके साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, आप टेबल पे बैठिए, जिस तरीके से अफगानिस्तान और बाकी ममालिक में टेबल पे बैठ के बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हलाकतें खत्म हो कश्मीर में। कब तक हम, आज आप कश्मीर में देखिए, दिल्ली में बैठ के लोग जो बातें करते हैं, आप कश्मीर में देखिए,
हर रोज मासूम बच्चों का कत्लेआम होता है, इतना टेरर है, खौफ है। आज सहाफी जो हैं वो खौफजदा हैं। मैं भी सहाफत में 10 साल रहा हूं, मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। हमने अपना एक सहाफी खोया, सुजात बुखारी साहब, उसके बाद सहाफियों में दहशत है, मालूम नहीं कहां से गोली आ जाए। और हम आज तो ऐसा माहौल है कि हम मस्जिदों में जाने से डरते हैं। तो ये खौफ क्यों पैदा हुआ? इसलिए एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें कोई भी इससे हम रोकते नहीं है। अच्छा है अगर गवर्नर साहब की नीयत साफ है, उनको दावत देनी चाहिए। और दिल्ली सेंटर जो मेन इसमें रुकावट है वो सेंटर रुकावट है, क्योंकि ताहिर सैयद साहब कुछ रिएक्शन दे रहे हैं आप और कश्मीर में कुछ जी जी सलमान निजामी, बात पूरी हो गई जी। ताहिर सैयद साहब जी, अभी जो मेरे दोस्त जो बात कर रहे थे अभी कि पिछले 2-3 सालों में ज्यादा हालात खराब हुए, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि पीडीपी को ये हालात जो हैं, पीडीपी को ये जो मसला जो है ये हमें विरासत में मिला है। इसलिए हमने बार बार कहा ये कश्मीर में जब पीडीपी वजूद में आई, पीडीपी के वजूद में आने के बाद ही यहां पर पॉलिटिकल डायलॉग की बात होने लगी। पीडीपी के आने से बाद हमें विरासत में ये मिला, अफजल गुरु को 28 नंबर से उठाकर फांसी दी गई। यहां उसकी वजह से एलिनेशन बढ़ गया। आज आपने फिर देखा जेएनयू के मामले में कश्मीरियों को पिन पॉइंट करके चार्जशीट किया गया, इससे एलिनेशन बढ़ता है। आए रोज जो हिरासा किया जा रहा है उससे एलिनेशन बढ़ गया। एलिनेशन अफजल गुरु जहां से था, सोपूर से वहां कांग्रेस जीती। आप क्या बोल रहे हैं? सोपूर से जहां अफजल गुरु था वहां कांग्रेस जीती। आप क्या बोल रहे हैं? 2014 से आपने ठीक है। ताहिर सैयद के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं ताहिर सैयद साहब आपके पास फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। क्या किया अनिल शर्मा जी? 2014 में बहुत अनिल शर्मा जी, टेररिज्म जो है बिल्कुल घट गया था, आपने बढ़ाया। सलमान निजामी, से मिल के कश्मीर के हालात खराब। सलमान निजामी साहब, ताहिर सैयद साहब के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं फिर उनके पास जाऊंगा। मैं अनिल शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो एक बात निकलकर सामने आती है कि सियासी पार्टियों ने, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया। जब तक इख्तिदार में आप लोग सत्ता में रहते हैं उस वक्त इस तरह की वो पार्टियां बातें नहीं करती हैं, और जब सत्ता में नहीं होते हैं उस वक्त इल्जामात और दर इल्जामात एक तरह से लगाए जाते हैं। किससे पूछ रहे हो? अनिल शर्मा जी। में चले, अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो हमने तमाम जहां जम्मू कश्मीर में देखा है कि जहां हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही जहां रियासत जम्मू व कश्मीर में जो है वो राज रहा है। और हम लोगों ने जहां 87 के इलेक्शंस भी देखे और उन इलेक्शंस में कैसे और किस तरीके से धांधलियां हुई, और उसकी वजह से ये सारे हालात जो हैं 87 के बाद जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए। और अभी हम पीछे ही अगर थोड़ा चले जाए, जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, बीजेपी की बात करो ना आप, कांग्रेस को बीच में क्यों लाते हैं? कांग्रेस थोड़ी सरकार में थी 2010 में हालात 2010 की बात करो, 2016 की बात करो, 2017 की बात करो, 2018 आज सत्यपाल जी गवर्नर है उनकी बात करो। आप नेहरू जी को 30 साल से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन 2014 कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता इस चीज को कभी समझे नहीं। इनकी हमेशा से ये आदत रहती है कि कश्मीर के अंदर कुछ अलग बात करना, जम्मू में आके कुछ अलग बात करना, और कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही कश्मीर के हालात जो है वो खराब हुए हैं। इलेक्शन में बोला कि मैं आपको कह दूं कि जो निजामी साहब जो अभी बात कर रहे हैं, ये आने वाले इलेक्शन के एजेंडे को देखकर जो है ये अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका हमेशा से खत्म हो गई है, अब 1 महीना रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर रहा है कि जम्मू कश्मीर और लेह तीनों खित्तों के अंदर हालात जो है वो बिल्कुल सही रहे, हालात जो है बिल्कुल सही रहे, और इन अच्छे हालात में जो है सरकार जो है वो चले। लेकिन कांग्रेस, लेकिन अनिल शर्मा जी, जब तक पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही, भड़काने का, जब तक अलायंस की सरकार रही, हालात बहुत खराब रहे।
उस वक्त भी आप लोग ये पहल कर सकते थे, बीजेपी और पीडीपी मिलकर ये पहल कर सकते थे, जो कदम इस वक्त सत्यपाल मलिक साहब ने उठाया है। देखिए बीजेपी और पीडीपी की जब सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से इंटरलोकेटर दिनेश्वर शर्मा जी को जहां पे भेजा, नियुक्त किया, उनको कहा कि पूरे हालात का जायजा लें और हर एक ब्लॉक स्तर पर जाएं, पंचायत स्तर पर जाएं, वहां से हालात जो है वो इनपुट लें और केंद्र को जो है वो सौंपें। और उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भी कश्मीर के दौरे जो हैं वो वक्तन लगाते रहे और उनकी भी कोशिश रही कि हर फिरके के साथ बातचीत की जाए। उन्होंने भी बार बार कहा कि हमारे दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन हमेशा से जो है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो लोग हैं ये हालात ठीक नहीं होने देते, कि नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात सही रहें। ठीक है अनिल शर्मा जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, आपने कंप्लीट कर लिया। ये मिलिटेंसी पर सियासत जो है वो करते रहते हैं। मैं ताहिर सैयद साहब आपके पास फिर जाऊंगा, क्योंकि आपकी बात उस वक्त कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम था। ताहिर सैयद साहब, क्या लगता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अब अगला कदम, अगली बारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की है? वादी में अमन लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए एक कदम गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चल दिया है, अब अगला कदम हुर्रियत का होना चाहिए। हमारी सरकार थी रियासत में, उस वक्त हमने जब सीज फायर करवाया था, सीज फायर के बाद एक पॉलिटिकल डायलॉग की भी कोशिश शुरू हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है सरकार गिरी और वो जो अमल जो था वो उस वक्त रुक गया। जहां तक आज सत्यपाल मलिक जी का सवाल है, इन्होंने जो पहल की है जी, लेकिन मसला यह है कि सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि उन्हें कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करना चाहते हैं। तो क्या आप हुर्रियत से सड़क बिजली पानी पे बात कर रहे हैं या सड़क बिजली पानी पर बात करना चाहते हैं? आपको हुर्रियत के साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग करना है। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो नेशनल लेवल पे होगा। इसीलिए मैंने कहा लेकिन जो दूरी है कम से कम सत्यपाल मलिक जो दूरी है वो दूरी तो कम होगी, वो राजभवन और हुर्रियत के बीच में जो दूरी है वो कम होगी। ताहिर सैयद, जो पहल गवर्नर साहब ने की है, देखिए मैंने आपको वही कहा कि सत्यपाल मलिक जी का मैंडेट, अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है कि वो पॉलिटिकल बातचीत करेंगे और जो बुनियादी जो मसला है उसको हल करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी जो हैं वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो जो मसाइल जो है उन पे बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप हुर्रियत से सड़क बिजली पानी पे बात करेंगे, हुर्रियत के साथ आपको पॉलिटिकल डायलॉग करना है। सत्यपाल मलिक जी अगर चैनल्स ओपन करते हैं, सत्यपाल मलिक जी अगर एज ए ब्रिज काम करते हैं तो वो एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इस वक्त सख्त से सख्त जरूरत है पॉलिटिकल डायलॉग की। ठीक है शेष नारायण साहब, क्या ये एक अड़चन है कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनके हल के लिए अगर कोई भी मसला है तो हुर्रियत को आना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ताहिर सैयद कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल डायलॉग कोई अपनी तरफ से सत्यपाल मलिक साहब नहीं रख सकते हैं, ऐसे में क्या सड़क बिजली और पानी की बातें हुर्रियत से की जाएंगी? अरे भाई कहीं तो बिस्मिल्लाह करना पड़ेगा मेरे भाई। ये सड़क बिजली पानी नहीं बात करेंगे, उनके पास मैंडेट अगर हुकूमत करने का है, जो हुकूमत के बेसिक्स हैं उस पर बात करेंगे ना। और मैं जरा 2-3 बातें साफ कर दूं इन हजरात को जो यहाँ जलवा अफरोज हैं। एक तो ये कि जो कांग्रेस वाले फरमा रहे थे उनके प्रवक्ता जी की इनकी नीयत साफ होनी चाहिए। इनसे जरा पूछिए कि गुलशाह को जब इन्होंने फारूक को हटा के यहाँ अरुण नेहरू के साथ एक दिल्ली में पार्टी में झगड़ा हो गया, उन्होंने उसको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया और गुलशाह के बाद से दुर्दशा हुई वो सबको दुनिया को मालूम है। और पीडीपी वाले साहब जो फरमा रहे हैं, सत्यपाल मलिक पे सवाल उठा रहे हैं, जब इनके आका श्री मुफ्ती साहब की बेटी का इन्हीं मौजूदा साबिक वजीर आला इनकी बहन को किडनैप किए गए थे, दिन रात नहीं सोए थे सत्यपाल मलिक। ऐसी बातें मत करिए। और कांग्रेस भाजपा वालों ने इन्होंने क्या किया था, जब
शेख साहब जो थे वो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ शेख का सीना था और खड़े हुए थे वो झमाझम, और इन्होंने उससे राजा से मिल के प्रजा परिषद इनका नाम होता था तब, इन लोगों ने शेख साहब के पीछे जो डंडा लेके पड़े हैं कि आज वो सारी, इसलिए इन बहुत सियासतदानों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं जो दिल्ली में बैठ के खेल करते हैं। कश्मीर की असली समस्या ये है कि वहां कश्मीर का एलिनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, और फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं होते थे? सादिक साहब के टाइम में कोई फेयर इलेक्शन हुआ? 77 में पहला फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं। सुनिए, फिर बात सुन लीजिए, नहीं तो हम दोबारा मौका मुझे मिलेगा नहीं। इन लोगों को, सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर इनके बाप का नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का है। और अगर उसी फ्रेमवर्क में, सुनिए, उसी फ्रेमवर्क में रह के अगर सतपाल मलिक जो है एलिनेशन खत्म होगा तब डायलॉग शुरू होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले डायलॉग शुरू होगा और वहीं पे कहीं पे एलिनेशन खत्म होगा। और ऐसे आपको मालूम है जनमत संग्रह का, प्लेबिसाइड का सपोर्ट हिंदुस्तान ने किया था, पाकिस्तानी डरते थे उससे। आज मुकाम ये आ गया है कि हमारा वहां कोई हमारे खिलाफ लोग हैं, तो ये कांग्रेसी और ये भाजपाई और ये पीडीपी वाले सब जिम्मेवार हैं। वहां के पीपुल को, और सतपाल मलिक साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, वहां के पीपुल आए और ये सारे लोग, ये मीरवैज के पिताजी के जनाजे पे जब गोलियां चली थी तो हमने वो मंजर भी देखा है। और यहां से गैर जिम्मेदार लोगों को भेजा जाता था। एक सियासी आदमी गया है जो कश्मीर को दिल से समझता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां इसे अपना अना का मसला भी बनाए हुए हैं। बिल्कुल नहीं, एक मिनट, आखिरी सेंटेंस, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए जी। और अगर इनको पाकिस्तान के दलाल के रूप में बात करनी है तो इन लोगों को दिल्ली से बात करनी पड़ेगी। सतपाल मलिक का एजेंडा क्लियर है कि भैया पीपुल जो सफर कर रहे हैं, डेली के बेसिस जो सफर कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ पहल तो होनी चाहिए। बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, पार्टियां अपनी तरफ से तो एक तरह से इनिशिएटिव लेती नहीं है, और उसके बाद जब एक पहल हुई है तो उससे भी आप लोग अब नियत पर शक कर रहे हैं। अजय उपाध्याय नहीं, शेष नारायण जी बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा भावनात्मक है। हो सकता है अभी भावनात्मक कुछ सतपाल मलिक साहब के लिए ज्यादा हो गए हैं। पार्टियां ने ही इनिशिएटिव लिया है। कश्मीर आज यदि भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा तो इस देश के सियासत और सियासत पार्टियों के कारण है। नहीं, जब सत्ता में होते हैं, जब जवाहरलाल नजर होती है, जवाहरलाल ने किया था, जो हालात अब्दुल्ला, जवाहरलाल और सरदार पटेल किसने बर्बाद किए? हालात बर्बाद करने वाले से प्रश्न शेष नारायण सिंह जी को भी पूछना चाहिए था। क्यों आए थे सत्ता में ये लोग? सत्ता में आए थे कश्मीर को अच्छा करने के लिए, कश्मीर में कश्मीरियत लाने के लिए, वहां जमहूरियत लाने के लिए। हुआ क्या? मोदी जी सीना चिल्लाते थे, 56 इंच का सीना दिखाते थे। कहां गया वो सीना? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात थी ताकि कश्मीर में आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन रुक जाए। क्या हुआ? 450-500 लोग हमारे सैनिक शहीद हो गए। और आज भी पाकिस्तान वही अपना खेल खेलने का प्रयास करता रहता है। कहां गई वो एक सिर के बदले 100 सिर लाने की बात? कहीं ना कहीं दो मुहा नेतृत्व जब आप रखिएगा, दोहरा चरित्र रखिएगा, कथनी और करनी में रखिएगा अंतर, तो यही होगा। ठीक है, जो उपाध्याय, मैं कर्नल तेज तिक्कू साहब के पास जाऊंगा दिल्ली से। कर्नल साहब, तो ये पूरी चीजें कायनात नहीं बदलती है। अजय उपाध्याय, बात हो गई आपकी, बात हो गई। कर्नल तेज तिक्कू साहब, अब सवाल ये उठता है कि गवर्नर साहब ने एक नए सिरे से एक पहल की है और अब बारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि हुर्रियत का जवाब क्या होगा इस पर? क्योंकि बुनियादी मसाइल को लेकर ही एक तरह से कम शुरुआत तो कर दी गई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कश्मीर के हालात को हुर्रियत से ज्यादा बिगाड़ा है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने। ये ब्लेम गेम जो आपस में हो रहा है, अभी हम इस टीवी डिबेट में भी दे रहे हैं कि भाई आपके टाइम ये हुआ, हमारे टाइम ये नहीं हुआ, ये इससे कश्मीर के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। क्योंकि आप जब सत्ता में होते हो कुछ और बोलते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं कुछ और बोलते हो। और ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है जी। ये फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक और बीजेपी के लीडर से लेकर कांग्रेस तक, ये अक्रॉस द बोर्ड चला। इससे कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ते हैं। अभी आपने ये एक स्टेटमेंट, गवर्नर साहब का स्टेटमेंट, इसमें इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, इतनी सियासत हो रही है। आप मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट का खैर मकदम होना चाहिए। और क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो अपने मौके बदलते रहते हैं। पहली बात ये मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब यहां पर डिबेट कर रहे हैं और हम सब डिबेट हमारा सेंट्रिक है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल पार्टीज, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी। लेकिन आप किसी ने भी यहां पर पाकिस्तान का जो मेडलिंग हो रहा है कश्मीर के ऊपर, उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला किसी ने। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हुर्रियत तभी बात करेगी जब उनको पाकिस्तान से इजाजत मिलेगा बात करने का। वो क्या बात करेंगे? क्योंकि जहां तक जिलानी साहब का मौकिफ है, वो तो हमेशा कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए बराए इस्लाम, और जो बाकी हुर्रियत का दूसरा फैक्शन है वो आज़ादी के बारे में बात करना चाहते हैं। और आपने देखा है जब भी हुर्रियत के किसी भी लीडर ने थोड़ी सी भी पाकिस्तान के बरखिलाफ बात करी और पाकिस्तान को बोला कि भैया आप इधर मेडल मत करो, हम हिंदुस्तान के साथ खुद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, अगले दिन वो मारा गया। तो ये मामला बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है, इसके कई पहलू है और बातचीत तो लेकिन करनी पड़ेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस मसले के कई पहलू हैं और हर पहलू में बहुत से परतें हैं। ताहिर सैयद, जाहिर सी बात है आखिर में निकलकर यही आता है कि बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत के टेबल पर आने के लिए एक तरह से गवर्नर साहब ने पहल कर दी है, लेकिन उस पर जो इल्जामात होते हैं या उस पर जिस तरह की सियासत की जाती है, जो अभी तिक्कू साहब कह रहे थे, उसमें भी सच्चाई है। जी देखिए, हम गवर्नर साहब के स्टेटमेंट पे, उनकी पहल पे कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। अगर तिक्कू साहब ने मेरा स्टेटमेंट पहले सुना होता, मैंने पहले भी कहा कि गवर्नर साहब की जो पहल है ये एक वेलकम स्टेप है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। लेकिन क्या गवर्नर साहब जो हैं वो पहले कह रहे हैं मेरा कोई पॉलिटिकल डायलॉग का कोई मैंडेट नहीं है, तो फिर क्या गवर्नर साहब सड़क बिजली पानी पे बात करेंगे? नहीं, देखिए ताहिर सैयद साहब करेंगे, वहीं से बातचीत शुरू होगी, वहीं से बातचीत शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नर साहब जो हैं, वो जो मिलिटेंट्स की फैमिलीज हैं, ताहिर साहब एक शुरुआत तो कर दी है ना, आइस ब्रेक करेंगे। गवर्नर साहब कह रहे हैं मेरा मैंडेट ही पॉलिटिकल डायलॉग का नहीं है। नहीं, लेकिन एक शुरुआत हो गई है, हुर्रियत के साथ शुरुआत हो गई है, अगला कदम हो सकता है पॉलिटिकल डायलॉग का ही हो। उसके कहीं ना कहीं से तो बातचीत शुरू करनी है ना, मिलेंगे करते हैं। अगर गवर्नर सलाम दुआ से भी तो बातचीत करने दो पहले, आपको इस्तेमाल करते हैं एज ए ब्रिज करने की, ये वेलकम स्टेप होगा, ये वेलकम स्टेप होगा, होना चाहिए। हम तो कहते हैं हुर्रियत से बात होनी चाहिए। तिक्कू साहब हम कहते हैं सलमान निजामी साहब, बहुत बहुत मुख्तसर में आपका रिएक्शन भी कि बातचीत के बगैर, बातचीत टेबल पर आए बगैर बातचीत नहीं बनेगी, लेकिन उस पर जो सियासत शुरू हो जाती है, इसे कैसे देखा जाए? तमाम पार्टियां अलग अलग बयान देने लगती हैं जैसे ही कोई पहल होती है। देखिए, ताहिर साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया अभी जाने से पहले कि अफजल गोरू पे को फांसी हुई, वो बात करते हैं बार बार। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से जब फांसी हुई उसके बाद कांग्रेस ने प्रोवोकेशन नहीं किया, कांग्रेस ने माहौल को ठीक किया। और इन्होंने क्या किया? बुरहान वानी का कत्ल किया या वो हलाक हुआ, उसके बाद इन्होंने प्रोवोकेशन कैसे की और माहौल को कैसे बिगाड़ा। आज देखिए आप अफजल गोरू के बाद किस तरह नॉर्मलाइज हुए हालात, लेकिन बुरहान वानी के बाद नॉर्मलाइज अभी तक नहीं हुए। आप बातचीत से ही, अगर कांग्रेस और बीजेपी में यह फर्क है कि कांग्रेस ने लोगों के दिल जीते, अगर कहीं गलती हुई हो जाती है, आप गवर्नमेंट में होते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो सकती है। लेकिन आप इनको देखिए, ये 4 साल में किस तरीके से कश्मीरियों को गाली गाली गाली, हर कश्मीरी को लेकिन बातचीत से ही मसला हल होगा। इतना तो तय है कि टेबल पर आना पड़ेगा, बातचीत से ही मसला निकलेगा। और जिस तरह से गवर्नर साहब ने अब एक तरह से शुरुआत कर दी है, अब देखना यह दिलचस्प होगा, यह अहम होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ अब अगला कदम होता है, क्या वो भी बातचीत के लिए तैयार होंगे और गवर्नर साहब के करीब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेष नारायण साहब, कर्नल तेज तिक्कू साहब, सलमान निजामी साहब, अजय उपाध्याय, ताहिर सैयद, अनिल शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।